हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि जब तक सब लोग आ जाएं। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट्स तक हम देख लेते हैं कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद वी कैन स्टार्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? थैंक यू, आई एम गुड, थैंक यू। हाउ इज योर हेल्थ सर? हाँ, इट्स बेटर बेटर फ्रॉम यस्टरडे बट स्टिल हैव सम फीवर टेम्परेचर सो। हैव यू गॉन फॉर टेस्ट? No, I talked to the doctor. He said that you need to wait until you get the major symptoms, so don't need to test. Just wait for a Okay. few days or isolate for a Inshallah few there days. is no any virus. Yeah. It's Hope maybe so. because of the environment but not virus. I hope so. Yeah, maybe. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर किसी के पास आवाज़ नहीं आ रही, कोई इशू है तो प्लीज़ बता दें। और आप सब अपने माइक्स जो हैं वो बंद कर दें फ़िलहाल। जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इधर हैंड रेज़ कर सकते हैं। जो रिएक्शन का बटन है जूम में, यहाँ से आप हैंड रेज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन के बाद आप अपना माइक ऑन करके और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ लें। ठीक है, तो टाइम हो गया है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ हम 1 घंटे की क्लास लेंगे, 2 to 3। और फिर क्योंकि स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट के साथ टाइम का भी इशू था, तो आप बताएं आपको कौन सा टाइम ठीक लगता है। अभी सिर्फ हमारे पास 9 पार्टिसिपेंट हैं, 9 लोगों ने सिर्फ ज्वाइन किया है। तो टाइम क्योंकि सर आई थिंक सो ये वाला टाइम ज़्यादा बेहतर रहेगा। या अगर नहीं भी तो 12 बजे के फौरन बाद 1 बजे तक, मतलब स्टार्ट करने वाले आगे वो भी सही रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी उनकी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। और मेरा भी जॉब का इशू है। मैं सुबह को क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन, देन आई कम टू C8। लेकिन अभी C8 नहीं हो रहा, तो 1 बजे तक आप भले स्टार्ट कर दें क्लास, का मसला नहीं है। जी, असल में मेरे पास स्लॉट सिर्फ यही है, या फिर 3:30 के बाद की है, क्योंकि 2 से 3:30 मेरी एक और क्लास होती है। तो उसके बाद थ्री ओके। थर्टी के बाद की स्लॉट है। अगर 3:30 के बाद किसी को इशू नहीं है तो हम 3:30 भी रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू कर यस लेंगे। सर, 3:30 भी ठीक है सर। जी, चलें, ये फिर हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे सबके साथ। फिर मेरे ख्याल में 3:30। क्योंकि सर जी। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी से हम 1:45 घर पर आते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा अगर 1 बजे आप क्लास लेंगे तो। जी। जी, मोहम्मद जुहैर, आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? सबको तो आ रही है, तो आपके पास या तो म्यूट होगा या फिर आपके स्पीकर शायद बंद होंगे। अब वहाँ से आप ऑडियो चेक करें, क्योंकि बाकी सबको आवाज़ आ रही है, तो आपको भी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज मैंने आपको बताया था कि हम जावा स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे।
तो आप सबको नजर आ रही होगी स्क्रीन? यस सर। जी। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फिर इधर ही पूछ सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सिर्फ हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि जावास्क्रिप्ट जो है सिर्फ मींस जो आप वेब पे जो हमने डिज़ाइन कर लिया है, जो अभी हम कर रहे थे मींस HTML और CSS के थ्रू, उसको सिर्फ मींस इंटरेक्टिव बनाने के लिए या उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन देने के लिए हम क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ करते हैं। और मीन्स ज़्यादातर हम जो सर्वर साइड लैंग्वेज है सिर्फ वो यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत हमें ज़रूरत पड़ जाती है अपने पेज को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा उसमें फीचर्स ऐड करने के लिए हम क्लाइंट साइड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता था, लेकिन आजकल के ज़माने में जावास्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है। इसमें मीन्स आपकी आप थोड़ा सा, मैंने आपको कहा भी था कि आप इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ के आइएगा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। जो भी आप वेब पे, इंटरनेट पे जो भी आप काम करते हैं, सब में जावास्क्रिप्ट ज़रूर होती है। आप सब ने जावास्क्रिप्ट के साथ अपने इंटरेक्शन आपकी हुई होगी। कोई भी आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट उसमें ज़रूर यूज़ हो रही होती है। और आजकल सिर्फ जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में नहीं, इसके अलावा भी जावास्क्रिप्ट के अपने स्टैंड अलोन कुछ मीन्स एप्लीकेशंस हैं जो कि ज़ाहिर है एडवांस लेवल पे हैं, आपको वो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन उसमें भी मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, किसी और मीन्स प्लेटफॉर्म्स की एप्लीकेशंस जो हैं वो भी जावास्क्रिप्ट में बनती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी हम क्योंकि वेब पढ़ रहे हैं तो वेब में डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशंस का आता है कि मीन्स हम वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस नहीं बना रहे। तो आपको पता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन में क्या फ़र्क होता है, कौन कौन सी होती है, किसी को पता है? अगर पता है तो आप आंसर करें। डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशंस में क्या फ़र्क होता है? सर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशन होती हैं जिसमें आई गेस जो भी हमारे कंप्यूटर पे एप्लीकेशन जो रन कर रही होती हैं, जो मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर जो एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं उसमें वो जो रन कर रही होती हैं उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है। लेकिन जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो जो है वेब पेजेस के थ्रू जो काम कर रहे होते हैं, कुछ भी जैसे सर्च इंजन वगैरह हो गया, या आई गेस जो भी वेब पेजेस जो होते हैं आई गेस रिलेटेड टू वेब पेजेस ही, मतलब वो हमारे डेस्कटॉप पे नहीं होते लेकिन वेब पेजेस पे ही होते हैं वो। जी, असल में क्या होता है, पहले तो एप्लीकेशन मीन सॉफ्टवेयर्स का आपने पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम किस मतलब कौन सा होता है, और जी। उसमें फिर जब हम कंप्यूटर बनाते हैं उसको कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं उसको एप्लीकेशन कहते हैं। फिर एप्लीकेशंस में आपने जी। देखा था कि हमारे पास सिस्टम एप्लीकेशंस थी और फिर एक और थी जो मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर थे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हम किसी ना किसी एप्लीकेशन में रन करते हैं। जैसे हम ये भी जैसे पावर पॉइंट या जूम आपने इंस्टॉल किया है तो ये आपने विंडोज़ में इंस्टॉल किया है, तो विंडोज़ जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उस पर आपने जूम इंस्टॉल किया है तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर एप्लीकेशंस में हमारे पास फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशंस हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि वो स्टैंड अलोन किसी अलग एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल होती हैं। अगर आपको वो एप्लीकेशन, वही सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने जूम इंस्टॉल किया है, सब स्टूडेंट ने अपने पास इंस्टॉल किया है, तो अगर किसी और स्टूडेंट को दूसरे कंप्यूटर में चाहिए तो वो फिर वहाँ पे उसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। मीन्स वो उसकी वो आप आपस में कनेक्टेड नहीं होते, अलग अलग होते हैं। हर किसी को जितने भी कंप्यूटर्स में आपको चाहिए, आपको हर कंप्यूटर में अलग से जाके इंस्टॉल करना होगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन इस तरह काम करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे हम क्लास में होते थे, क्लास में 30 कंप्यूटर्स थे, या आप 30 से बड़े चले जाएं, फॉर एग्जाम्पल किसी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, आपके पास 1000 कंप्यूटर्स हैं सारी लैब्स वगैरह मिला के। तो अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जो कि आपको सब कंप्यूटर्स में यूज़ करनी है, तो आपको एक एक कंप्यूटर में जाके वो इंस्टॉल करनी होगी। जैसे हम MS वर्ड इंस्टॉल करते हैं या MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, या कोई भी, जैसे हमने सबलाइन इंस्टॉल किया था, तो ये सारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी, हर कंप्यूटर में आपको जाके इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो इंस्टॉल तो हम कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास 30 कंप्यूटर्स हैं, 30 कंप्यूटर्स में आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसमें फ़र्क ये है डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशन में। जब हम वेब एप्लीकेशंस में आते हैं तो पहले डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती थी, फिर क्योंकि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन एक ही है, अब आप सब उधर बैठे हैं, सबको एक ही एप्लीकेशन यूज़ करनी है, जितने भी यूजर्स हैं सबको यूज़ करनी है, तो हर हर किसी के पास जाके हम क्यों इंस्टॉल करें। तो फिर हमारे पास जब वेब आया
तो वेब पे मीन्स उन्होंने बनाया कि आप कैसी कोई मीन्स ऐसा कोई आर्किटेक्चर बनाएं, ऐसा कोई सिस्टम बनाएं, क्योंकि सबको यूज़ एक ही एप्लीकेशन करनी है, तो वो कोई एप्लीकेशन जो है वो किसी एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और बाकी सारे कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट होकर उसको यूज़ कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। तो जितनी भी आप वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं ये वेब एप्लीकेशन ही कहलाती हैं। ठीक है, वेबसाइट में आप तो मीन्स ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो वो एक एप्लीकेशन बना के उन्होंने सर्वर पे रख दी है, जो भी यूनिवर्सिटी का सर्वर है जहाँ से वेबसाइट वो लोड हो रही है। आप सब उसको एक्सेस करके अपना जो फॉर्म है वो फिल करते हैं। वो आपकी कंप्यूटर में आके वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती जहाँ से आप फॉर्म इंस्टॉल करें। या जैसे आप में से कुछ लोगों ने उस दिन टेस्ट दिया था हमारी क्लास में लास्ट फ्राइडे को, तो वो जो टेस्ट आप दे रहे थे वो भी सॉफ्टवेयर था ना जिसके थ्रू आप टेस्ट दे रहे थे, जिसमें ऑनलाइन आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नजर आ रहे थे, आंसर्स आपको नजर आ रहे थे, आप क्लिक कर रहे थे, हर किसी का अकाउंट बन रहा था, फिर आप टेस्ट सबमिट कर रहे थे, फिर हर किसी का रिजल्ट जनरेट हुआ। वो एक सॉफ्टवेयर था, ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर था जिसके थ्रू आप टेस्ट दे रहे थे। ठीक है, तो या तो अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो होती तो मैं फिर आप जितने भी आप सबके कंप्यूटर्स थे सब पे वो पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ता, फिर आप यूज करते। ठीक है, वो इंस्टॉल तो चले हम कर लेते, लेकिन वो हर किसी का मीन्स स्टैंड अलोन होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि मीन्स हर हर कंप्यूटर पे वो उसकी डेटा भी अलग होती। यस सर। हर किसी की फॉर एग्जांपल आप सबने टेस्ट दे दिया तो हर किसी का डेटा उसी कंप्यूटर में पड़ा होता, आप सबका रिजल्ट। लेकिन जब डेस्कटॉप एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो वो सेंट्रलाइज होती, वेब एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो सेंट्रलाइज होती है, वो एक ही कंप्यूटर पे पड़ी होती है, सारा डेटा उसका उधर ही सेव है, बाकी सब उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जैसे आप लोगों ने टेस्ट दिया तो उसका डेटा जो सर्वर था, जो मेरा कंप्यूटर था या जो मेरा सर्वर था जहाँ पे आपकी ये वेबसाइट पड़ी हुई है कोर्स की, वहाँ पे उसका सारा डेटा सेव था। आप सबने पहले अकाउंट बनाए तो आप सबकी डेटा उधर आ गई, फिर आप वापस उस अकाउंट से लॉगिन हुए, फिर आप सबने टेस्ट दिया। तो डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन में हमारे पास ये फायदा है कि हम उसकी डेटा को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, और दूसरा कि हम मीन्स वो किसी एक कंप्यूटर पे रखते हैं और बाकी सब उसको एक्सेस कर सकें। तो एक्सेस कैसे करेंगे, वो कनेक्टेड होने चाहिए, मीन्स आपस में यस वो सर। कंप्यूटर, उसको क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर पे आ जाता है कि क्लाइंट और सर्वर को ही होना चाहिए। आपको पता है सर्वर जो है मीन्स वो उसको सर्विस प्रोवाइड करे, क्लाइंट जो है वो उसको सर्वर को रिक्वेस्ट करे, तो उसको आप सर्वर मीन्स उसको रिस्पॉन्स कर सके जो भी आप सर्विस आप सर्वर से एक्सेस कर रहे हैं। तो आप जब ब्राउजर में यूआरएल लिखते हैं तो ज़्यादातर जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो ब्राउजर के थ्रू ही चलती हैं, क्योंकि आपका जो वेब ब्राउजर है वो बेसिकली क्लाइंट ही कहलाता है। आपका क्लाइंट मशीन पे मींस कंप्यूटर पे जाके हम इंस्टॉल करते हैं। वो जो वेब ब्राउजर खुद है, जो क्रोम या मोजिला या जो भी आप यूज करते हैं, वो खुद एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, क्योंकि आप इंडिविजुअली हर पीसी में जाके इंस्टॉल करते हैं। लेकिन उसके थ्रू फिर हम वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं, उसके थ्रू फिर हम सर्वर को एक्सेस करते हैं। उसके ब्राउजर में हम सर्वर को लिखते हैं कि वो उसको सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, किसी कोई ना भी सर्वर की एड्रेस होगी जिसके थ्रू हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वहां से आपको रिक्वेस्ट आ जाती है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन में ये फर्क है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमेशा हर सिस्टम पे, हर मशीन पे अलग अलग आपको इंस्टॉल करनी होगी, और जो कंप्यूटर मींस आपकी वेब एप्लीकेशन है वो आप किसी एक सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद फिर आपका जो मींस जो क्लाइंट है वो उसको एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन में फ़र्क है। तो हम जो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो ये आपकी बेसिकली मींस वेब एप्लीकेशंस ही हम बना रहे हैं। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए फिर आजकल दूसरा भी है आपके पास, जो मोबाइल डिवाइसेस हैं जिसमें मोबाइल के उनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जैसे कंप्यूटर में तो हम जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ करते हैं, या विंडोज़ के बाद फिर दूसरा सिस्टम है, जैसे कुछ लोग लिनक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग फिर मैक का सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उनके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे हम विंडोज़ यूज़ करते हैं। और उसके बाद जब आप मोबाइल डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उसमें फिर कुछ कुछ मोबाइल डिवाइसेस ऐसे हैं जिनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है, और कुछ ऐसे हैं जो कि जिनका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम और होगा, जैसे आईफोन के डिवाइसेस हैं तो उनका मैक ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो उसकी जो मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं जो कि उसके लिए मींस एक हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन आप सबने इंस्टॉल की होंगी अपनी फोन्स में, जो आप उसकी मोबाइल एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल करते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए उसके लिए भी कंप्यूटर की अलग मींस एक कोर्स है, अलग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट की मैं आपको बात बता रहा था कि आजकल जावास्क्रिप्ट में आपकी ये मोबाइल एप्लीकेशंस भी बन रही हैं। मींस अगर फॉर एग्जांपल आप में से किसी को इंटरेस्ट है कि आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाएं या मोबाइल फोन्स की आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको अलग से, जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं ज़्यादातर वो जावा में
या फिर सी शार्प में बनती हैं, तो आपको जावा या सी शार्प लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। या फिर आप उसकी एप्पल की iOS की एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको ऑब्जेक्टिव सी या फिर स्विफ्ट एक लैंग्वेज है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके थ्रू आप उसकी आईफोन की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अभी इसमें आप जब एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे तो इसमें जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो भी हम बना सकते हैं यूजिंग सिर्फ जावास्क्रिप्ट। वही आपका बैकएंड पे आपका HTML CSS यही यूज होगा और जावास्क्रिप्ट यूज होगा, लेकिन उसके आप बजाय उसके वेब एप्लीकेशन के आप जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था सिर्फ जावास्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस की। जावास्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो वेब डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, तो वेब डेवलपमेंट में दो तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने आपको क्लास में बताया भी हुआ है कि सबसे पहले जब आप वेबसाइट बनाते हैं या कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो जो भी क्लाइंट आपका वेबसाइट बनाना चाहेगा तो सबसे पहले उसकी फ्रंट एंड मींस वो किस तरह का वो डिज़ाइन चाहता है, किस तरह की वो वेबसाइट बनाना चाहता है। तो सबसे पहले उसका जो फ्रंट एंड होगा, फ्रंट एंड के लिए वो किसी ना किसी डिज़ाइनर के पास जाएगा, डिज़ाइनर उसको कोई एक लेआउट बना के दे देगा कि ये आप ये लेआउट है, इसको आप फॉलो करें। ठीक है, फिर वो लेआउट आपके पास डेवलपर के पास लेकर आएगा कि आप इस लेआउट को कोड में कन्वर्ट करें, HTML में कन्वर्ट करें। जैसे कि 2 असाइनमेंट्स मैंने आपको दी हुई थी और क्लास में मैंने आपको करना भी सिखाया था कि आप पहले इस तरह लेआउट बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको हम HTML और CSS में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए वेब डेवलपमेंट में मोस्टली 2 कैटेगरीज हैं। जो सबसे ऊपर जो 2 कैटेगरीज हैं, एक है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक है बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड मींस आपको जो नजर आता है ब्राउजर में, जो चीजें लेआउट, जो कलर्स, जो आपके वेब पेज का जो जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, ये सारा फ्रंट एंड में कवर होता है। और बैक एंड मींस It's उसकी all about प्रोसेसिंग। designing, all about designing. जी, डिजाइनिंग, लेआउट, जो भी मींस आपको फ्रंट एंड Yes, पे जो फ्रंट पे आपको नजर आ रहा होता है, दिस इज फ्रंट एंड डिजाइन, yes, sir. फ्रंट एंड सेक्शन। और जो दूसरी कैटेगरी है बैक एंड, बैक एंड मींस उसकी जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट मींस फॉर एग्जांपल एक फॉर्म है, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो फॉर्म फिल होने के बाद वो डेटा कहाँ जाएगा? उस डेटा पे जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे आप टेस्ट दे रहे थे तो टेस्ट का जो डेटा है वो वो कहाँ से backend आ रहा था? हो जाता है। जी, जो उसके क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आ रहे थे? क्वेश्चन जाहिर है मैंने कहाँ पे जाके लिखे होंगे, वहां से वो लेकर आ रहा था। आप सबके पास सेम क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन हर किसी के पास सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गई थी, रैंडमली क्वेश्चन आ Different. रहे थे, किसी के पास कोई आ रहा था, किसी के पास कोई आ रहा था। तो ये जो सारी भी बैकएंड की प्रोसेसिंग है, ये बैकएंड डेवलपमेंट कहलाती है। मीन्स उसमें डेटाबेस भी आ गया, आपका डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है, तो किसी ना किसी डेटाबेस में सेव हो रहा होगा। फिर डेटाबेस से डेटा लेकर फिर हर स्टूडेंट के पास अलग अलग सीक्वेंस में जा रहा है। तो ये जो प्रोसेसिंग कहलाती है, इसको कहते हैं हम बैकएंड डेवलपमेंट। तो बैकएंड के लिए फिर बैकएंड की अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, फ्रंट एंड के लिए अलग से अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, मैंने आपको क्लास में बताया भी था, अभी भी हम उसको रिव्यू करेंगे उसी लेक्चर को जो प्रोग्रामिंग का था। शुरू शुरू में मैंने दिया था, लेकिन उस वक्त इतने सारे लोग नहीं थे, तो आज उसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी करते हैं और बैक एंड डेवलपमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम ये जो कोर्स कर रहे हैं, इसमें हम PHP एज अ बैक एंड डेवलपमेंट यूज करेंगे, बैक एंड लैंग्वेज यूज करेंगे, और उसके साथ डेटाबेस जो है वो हम MySQL का यूज करेंगे। इसी तरह जावा जो है, जावा में भी वेब एप्लीकेशंस बनती हैं, उसके लिए वहाँ पे JSP लैंग्वेज है, और उसके साथ डेटाबेस कोई भी यूज हो सकता है। MySQL भी यूज कर सकते हैं, Oracle भी यूज कर सकते हैं, जो भी डेटाबेस आपको इजी लगे वो हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह PHP में भी जो डेटाबेस आपको इजी लगे वो हम यूज कर सकते हैं। फिर ASP एक और लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट की, उसके अंदर भी वेब एप्लीकेशंस बनती हैं, उसके अंदर भी आप जो भी डेटाबेस यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिस कैटेगरी में आप जाएं। जैसे मोस्टली ज्यादातर लोग PHP यूज करते हैं, सबसे ज्यादा PHP यूज होती है। आप इंटरनेट पे जाके इसकी स्टैटिस्टिक्स चेक कर सकते हैं। जो तकरीबन 75% से अबव जो वेबसाइट्स हैं दुनिया में, वो PHP पे बनी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं PHP पे बनी हुई, तो उसकी कम्युनिटी भी ज़्यादा है, डेवलपर्स भी ज़्यादा हैं, फिर उसका काम, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी जॉब्स भी ज़्यादा हैं। और वो फ्री भी है, मींस जो फ्री तो खैर जावा भी है, लेकिन PHP जो है वो लाइट वेट है, छोटी सी लैंग्वेज है, और पावरफुल इन दोनों लैंग्वेजेस से ज़्यादा है, क्योंकि इन्हीं में से वो डिवाइड होके आई है, उसका एक नया वर्जन है समझ लें। तो पिछले 10-12 साल में PHP काफ़ी ग्रो भी कर रही है, और उसके जो मीन्स काम भी उसमें, जब जॉब्स भी उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग की बात करें तो वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वेबसाइट्स ज़्यादा हैं, तो जाहिर है वेबसाइट हैं तो उसका फिर काम भी ज़्यादा है। तो मीन्स बैकएंड डेवलपमेंट पे आप कोई भी लैंग्वेज चूज करें, कोई भी कैटेगरी चूज करें, जैसे आप PHP या MySQL पे काम कर रहे हैं, या ASP या MySQL पे काम करें, या जावा या MySQL पे आप काम करें, कोई भी आप तीनों में से कोई भी लैंग्वेज चूज करें, फ्रंट एंड पे हमेशा यही 3 लैंग्वेजेस होंगी जो कि हम पढ़ चुके हैं और एक पढ़ रहे हैं। तो फ्रंट एंड पे 3 लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हैं HTML,
CSS और उस HTML CSS और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, HTML और CSS हम पढ़ते हुए आए हैं पिछले 1.5 महीने से, HTML और CSS को हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद थर्ड लैंग्वेज जो यूज होती है जो कि है जावास्क्रिप्ट, जो कि हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोई भी आप वेबसाइट ले लें, कोई भी आप वेब एप्लीकेशन ले लें, उसमें जो फ्रंट एंड पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी वो इन तीनों में से ये तीनों उसमें जरूर होंगी, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब HTML आप सबने पढ़ी हुई है। HTML से आपको पता है कि HTML का नेम से ही पता चल रहा है कि HTML जो है वो मींस मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो आप टेक्स्ट बनाते हैं उसको लिंक करने के लिए और उसको एक स्ट्रक्चर उसको मार्कअप करने के लिए यूज हो करते हैं। फिर HTML में हमने पढ़ा, इसको हम सीरीज वाइज ही पढ़ रहे थे कि HTML को पहले आपने पढ़ा, फिर स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसको अलाइन करना है, इसको मुझे नीचे रखना है, इसको इसके साथ रखना है। तो ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास HTML में नहीं थी। हम टेबल के थ्रू कर रहे थे, लेकिन वो स्टैंडर्ड वे नहीं है। उसके बाद फिर आगे जाके उसको रेस्पॉन्सिव डिजाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर किसी इमेज को बड़ा करना है, उसको उसके कॉर्नर सेट करने हैं, उसको सेट शेडो देना है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो HTML में नहीं थी। तो इसके लिए फिर हमारे पास CSS है, जो कि उसी HTML जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसी स्ट्रक्चर को सिर्फ स्टाइल करने के लिए हम CSS यूज करते हैं। ठीक है, आपने अभी हम तकरीबन लास्ट वीक से CSS ही पढ़ रहे हैं। तो CSS में कोई भी हम जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो वेब पेज बनता है, उसके अंदर कोई भी कंट्रोल, कोई भी एलिमेंट हम CSS के थ्रू नहीं बना रहे थे, सिर्फ HTML के थ्रू बना के CSS से उसको स्टाइल कर रहे थे। तो स्टाइलिंग के लिए हम CSS यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट है, जो कि प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो भी काम कर सकते हैं वही आपका जावास्क्रिप्ट में भी हो सकता है। जावास्क्रिप्ट फुली पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेजेस से इजी है। और इसमें जावास्क्रिप्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता, उनको लगता है कि ये शायद जावा का ही पार्ट है, जावा इसमें क्योंकि नेम इसका सेम है, जिसकी वजह से इसको लोग जावा समझते हैं। ये जावा और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इसका नाम में जावा क्यों आता है, क्योंकि इसकी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो मैं आपको स्लाइड्स दूंगा, इसमें लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट जब बनी थी तो उसका पहले नाम क्या था, फिर उसका नाम क्या था, उसके बाद जो जावा की जो ओनर हैं, जो उनकी कॉरपोरेशन है सन कॉरपोरेशन, जिनकी जावा लैंग्वेज है, फिर उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था, उन्होंने उसको बाय कर दिया था, इसलिए इसका फिर नाम जावास्क्रिप्ट पड़ गया। लेकिन अभी ये फ्रीली मींस अवेलेबल है, इसको ओपन सोर्स है, इसको हम देख सकते हैं। और क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए ये मींस, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में फिर आपके पास टर्म होती है क्लाइंट की और सर्वर की। तो क्लाइंट साइड पे जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसको, वो आपकी क्लाइंट साइड मींस वो लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो जावास्क्रिप्ट भी आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ये आपकी क्लाइंट साइड यूज़ होती है। तो जिस तरह आपने HTML और CSS यूज़ की है, तो वो लैंग्वेजेस हमने अलग से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं की थी, वो आपके ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होती हैं। आप कोई भी ब्राउजर इंस्टॉल करें तो उसमें HTML और CSS जो है वो पहले से इंस्टॉल होती हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी आपकी कोई भी ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जावास्क्रिप्ट पहले से इंस्टॉल होगी, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब हम मीन्स हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, जब आगे जाके हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो सर्वर को जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा है HTML हम करते हैं तो HTML का एक टैग होता है, उसके अंदर सारा हम HTML का कोड करते हैं। इसी तरह CSS के लिए भी एक अलग पैटर्न है जिसके थ्रू हम CSS डिफाइन करते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट जब हम आज से पढ़ेंगे तो उसके लिए भी कुछ अलग से कोड हैं। जैसे CSS आपने पढ़ा था कि इनलाइन भी है, एम्बेडेड भी है और एक्सटर्नल भी है। इनलाइन मीन्स आप जाके टैग में लिख सकते हैं, एम्बेडेड मीन्स आप स्टाइल का टैग लगा के उसके अंदर यूज कर सकते हैं, और एक्सटर्नल मीन्स आप उसकी अलग से फाइल बना दें और उसके अंदर फिर इसको HTML को लिंक करा दें। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी आपकी एम्बेडेड भी इनलाइन यूज नहीं होती, मींस इनलाइन भी यूज होती है लेकिन उस तरह नहीं जैसे CSS आप यूज करते हैं, इसका अलग से तरीका है। लेकिन इसके दो मेजर पार्ट्स हैं, इसको आप एक्सटर्नल और एम्बेडेड यूज कर सकते हैं। एम्बेडेड के लिए भी एक टैग है HTML में, जैसे CSS में स्टाइल है, तो इसके लिए भी एक टैग है जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उसके थ्रू हम इसको डॉक्यूमेंट में एम्बेड कर सकते हैं, फिर उसी फाइल में वो CSS का कोड जो है वो यूज होगा। और जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जैसे आपने CSS की फाइल बनाई थी, इसी तरह जावास्क्रिप्ट की फाइल .js से हम बनाएंगे, फाइल नेम .js जावास्क्रिप्ट, और फिर उसको हम अपनी HTML की फाइल में उसको लिंक कराएंगे। तो CSS और जावास्क्रिप्ट जो हैं वो आपके HTML की फाइल के अंदर ही एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये उसी को फाइल को, जो आपके HTML का फाइल आपने बनाया है, जो वेब पेज आपने बनाया है, उसी को सिर्फ मॉडिफाई करने के लिए, उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। CSS उसको स्टाइल देने के लिए यूज कर रहे हैं, और जावास्क्रिप्ट उसको कुछ फीचर्स ऐड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बटन बनाया, उस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि कोई इमेज बड़ी हो जाए,
या आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि एक लॉगिन का फॉर्म आ जाए, लॉगिन फॉर्म दिया हुआ है, आप बटन पे क्लिक करें तो यूजर लॉगिन हो जाए। तो जो भी इस तरह के आप टास्क छोटे छोटे परफॉर्म करना चाहें उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। या फिर आपने देखा होगा पेजेस पे कि इमेजेस होती हैं वो ऑटोमेटिक इमेजेस मूव हो रही होती हैं, स्लाइडर जिसको कहते हैं। कोई एक इमेज आती है, फिर कुछ सेकंड के बाद वो इमेज चली जाती है, फिर दूसरी इमेज आ जाती है, या फिर इसी तरह टेक्स्ट मूव हो रहा होता है। तो जितनी भी ये प्रोसेसिंग है ये आपकी वेब पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। और जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मींस टेक्निकल, कुछ लोग हैं जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल ही है, मींस आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से आप रिलेटेड हैं तो आपको कुछ चीज़ों का पता है। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बैकग्राउंड बिल्कुल वो नहीं है। तो प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे क्लियर हो जाएं। तो अगर आपके वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो वो हर जगह पे वो सेम रहेंगे। आप कोई भी लैंग्वेज यूज करें हर जगह पे, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग में लूप्स होते हैं, एक कोड होता है जिसके थ्रू आप एक अपने कोड को उस कोड के अंदर रख देते हैं तो वो लूप वाइज उसको चलाता रहता है जब तक आप उसकी कोई कंडीशन सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स ये लाइन प्रिंट हो तो वो 10 टाइम्स प्रिंट होगी। तो वो लैंग्वेज, अगर आपने वो लूप का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया कि जावास्क्रिप्ट में लूप कैसे यूज होता है, तो किसी और लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल आप पीएचपी पढ़ते हैं तो वहां पे भी वही लूप होगा विद सेम नेम। लेकिन वहां पे थोड़ा सा हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर और सिंटैक्स चेंज होता है। सिंटैक्स मींस उसकी जो फॉर्मेटिंग, जो रूल्स होते हैं कि इस लैंग्वेज को किस तरह लिखना है। जैसे आप एचटीएमएल का सिंटैक्स देख रहे थे कि एचटीएमएल में टैग्स होते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर हम टैग डिफाइन करते हैं, फिर ओपनिंग टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, फिर क्लोजिंग टैग के अंदर कुछ नहीं आता, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम जो अपना कंटेंट है वो लिखते हैं। इसी तरह सीएसएस का एक पैटर्न है, तो इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होगा, उसी के हिसाब से आप इसको मींस सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आप कोई भी लैंग्वेज ले लें, वहां पे आपको सिर्फ एक दफा उसके रूल्स पढ़ने होंगे कि ये किस तरह काम कर रही है, इसका सिंटैक्स मुझे किस तरह लिखना होगा, स्मॉल में लिखना होगा, इंग्लिश में लिखना होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होगी, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होगी, किस तरह फाइल नेम किस तरह बनेगा। ये थोड़ी सारी चीजें हैं जो कि उसके रूल्स हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट हर जगह सेम रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। ठीक है, क्लियर है सबको जो मैंने चीजें बताई हैं? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते यस हैं। सर। बाकी सब लोगों को भी क्लियर है? अगर कोई कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। ये मैंने आपको कहा था आप जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ के आइएगा और रिटन असाइनमेंट भी है। तो आप लोग अगर पढ़ के आए हैं सर तो आप जी सर सर्वर और क्लाइंट का बताएं। जी सर्वर और क्लाइंट में क्या होता है कि वेब एप्लीकेशन मीन्स सॉफ्टवेयर की जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं, कंप्यूटर की एप्लीकेशन आप बनाते हैं, तो उसमें आपके पास दो तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एक होती हैं वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वो होती हैं जो कि आप हर कंप्यूटर पे, जैसे आप डेस्कटॉप उसमें नाम आ रहा है, मींस आप उसको सिंगल भी कह सकते हैं कि सिंगल यूज मींस हर कंप्यूटर पे आपको अलग से इंस्टॉल करनी होगी। जैसे आप सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल कर रहे यूज कर रहे थे, तो आपके कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल किया, अगर किसी और कंप्यूटर में आपको यूज करना है तो वहां पे आपको अलग से इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, और वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, उनका डेटा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंप्यूटर में कुछ कोडिंग की है तो वो उधर पड़ी होगी, वो दूसरे कंप्यूटर में आपने सबलाइम में कोई कोड किया है तो वो उधर पड़ा होगा, वो आपस में कनेक्टेड नहीं होगा, मीन्स उसका डेटा जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, आप लोगों का टेस्ट मुझे लेना था ऑनलाइन, ठीक है, सारे कंप्यूटर्स पे। तो वहां पे जाहिर है उस वक्त, क्योंकि जो भी चीज़ जब इन्वेंट होती है तो हमें उसकी नीड पड़ती है, उसके बाद जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो उस पर रिसर्च करते हैं और फिर उसकी इन्वेंशन करते हैं। तो जाहिर है उनके पास यही रिक्वायरमेंट थी कि हम ये सारे लोग एक तो एप्लीकेशन जो है वो सब सेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप सबको टेस्ट देना है, उसके लिए जो भी एप्लीकेशन बनाई है, अगर मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाता तो फिर आप सबके कंप्यूटर्स में जाके उसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ता, जैसे हमने सबलाइम सब कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था। इसी तरह मुझे जाके वो एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर में बनाता टेस्ट के लिए, वो मैं आप सबके कंप्यूटर में इंस्टॉल करता, फिर आप उसको यूज कर सकते थे और उधर जाके आप उसमें टेस्ट देते। ठीक है, फिर उसमें ये होता कि मुझे जो मैंने जो टेस्ट के अंदर क्वेश्चन रखे थे वो भी जाके मुझे आपके हर एक कंप्यूटर में जाके रखने होते, फिर आप टेस्ट देने के बाद आपका रिजल्ट वो भी हर किसी का एक एक कंप्यूटर में अलग अलग रिजल्ट पड़ा होता, क्योंकि वो जो है वो एप्लीकेशन जो हम यूज कर रहे थे दैट वाज डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मींस वो आपस में कनेक्टेड नहीं थी, वो स्टैंड अलोन अलग अलग एप्लीकेशन थी। ठीक है, तो जब हम चाहते हैं कि सारे लोग एप्लीकेशन भी एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा सेटअप हो कि वो हम किसी एक कंप्यूटर में रख दें और बाकी सब उसको एक्सेस करें। ठीक है, वो किसी एक कंप्यूटर में हम एप्लीकेशन रख दें, बाकी जितने भी यूजर्स हैं वो कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट होके उसको एक्सेस करें। अब कनेक्ट कैसे होंगे? वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हों, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हों,
किसी भी तरह से वो उस इंटरनेट के साथ मीन्स नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने चाहिए ताकि वो उसको एक्सेस कर सकें। तो फिर हमारे पास वेब एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट आता है। वेब एप्लीकेशंस में ये होता है कि हम एक कंप्यूटर को सर्वर बनाते हैं और बाकी जितने कंप्यूटर उसको यूज करेंगे उन सबको हम क्लाइंट बनाते हैं। ठीक है, सर्वर के लिए वहां पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे जिसके थ्रू मीन्स अगर क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आए तो वो उसको रिस्पॉन्स कर सके, जो भी रिक्वेस्ट आप करें वो उसको रिस्पॉन्स दे सके। तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम यहाँ पे भी इंस्टॉल करेंगे आगे जाके क्लास में, जो कि वेब सर्वर्स। अभी हम वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वेब सर्वर्स हैं, बहुत सारे सर्वर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। जैसे हो सकता है आप में से किसी ने नाम सुना हो, एक अपाची वेब सर्वर है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का MS माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है, इसी तरह जावा वालों का सन सर्वर है। तो इसी तरह बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इस काम के लिए, वो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और वहाँ से फिर उसको हम बाकी जो यूजर्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। और क्लाइंट उसको कैसे एक्सेस करेगा, इस क्लाइंट एक कंप्यूटर होगा आपका, वहाँ पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि सर्वर को रिक्वेस्ट भेजे और वहाँ से सर्वर उसको रिस्पॉन्स कर सके। तो क्लाइंट के पास हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसको हम वेब ब्राउजर कहते हैं, जो कि आप सबने यूज़ किया हुआ है। कोई सा भी वेब ब्राउजर ले लें वो उसको क्लाइंट सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो हम क्लाइंट्स यूज़ करते हैं, क्लाइंट्स के पास हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र ओपन करके वहाँ पे आप URL में एड्रेस लिखते हैं किसी भी वेबसाइट का, किसी भी सर्वर का। वो बेसिकली आप एड्रेस लिख रहे होते हैं URL में। जैसे आपने क्लास में भी सर्वर यूज़ किया हो या जैसे आप टेस्ट दे रहे थे तो टेस्ट देते वक्त आपने एक एड्रेस लिखी, वो हम एंटर करते हैं किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। तो ये भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो बेसिकली एक कंप्यूटर की IP होती है, किसी ना किसी कंप्यूटर का एड्रेस होता है जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। वहाँ से वो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी ना किसी कंप्यूटर में पड़ी होती है, वहाँ से आपके पास आ जाती है। तो मींस वेब सर्वर होता है और क्लाइंट उसको मल्टीपल यूजर जो है वो एट ए टाइम एक्सेस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो वेब एप्लीकेशन है वो हम सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं, एक ही जगह पे हमें इंस्टॉल करनी होती है और बाकी सब उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो उसका जो डेटा है वो एक ही कंप्यूटर में पड़ा होता है, जितने भी यूजर्स हैं उसको एक्सेस कर रहे हैं, सबका डेटा वो एक ही कंप्यूटर में पड़ा होगा। और मुझे जो डेटा उसमें इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल टेस्ट के क्वेश्चन से मुझे इंसर्ट करने थे या जो भी डेटा मुझे उधर रखना है, तो वो भी मुझे एक ही जगह रखना होगा, बाकी हर किसी कंप्यूटर में नहीं रखना होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका सिक्योरिटी भी मेंटेन होगी। तो सर्वर का एक्सेस सिर्फ मेरे पास होगा, बाकी जो क्लाइंट है सिर्फ उसको एक्सेस कर रहे हैं। बैकएंड पे डेटा कौन सा रखा है, कौन कौन से क्वेश्चंस पड़े हैं, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती तो वो हर किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल होता, वो आपके कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल होता, तो फिर आप उसको बैकएंड में जाके देख सकते हैं कि ये कहाँ पे इंस्टॉल है, इसका डेटा किधर पड़ा है, कौन कौन से क्वेश्चन पड़े हैं। तो इस वजह से फिर हम वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं इस तरह की नीड्स में। फिर हम एक को क्लाइंट बनाते हैं और बाकी जो मीन्स एक को सर्वर बनाते हैं और बाकी सारे क्लाइंट जो है वो उसको यूज कर रहे होते हैं थ्रू वेब सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर। ठीक है, जो भी आप वेब एप्लीकेशन, जितनी भी वेबसाइट्स दुनिया की आप विजिट कर रहे होते हैं, ये वेब एप्लीकेशंस कहलाती हैं और वे क्लाइंट और वेब आर्किटेक्चर के थ्रू ये बनी हुई है। आप जाके क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं या गूगल आप यूज करते हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले ब्राउजर ओपन करते हैं और ब्राउजर के अंदर URL में जाके उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, जो भी आपको एड्रेस पता है। फॉर एग्जांपल www.google.com, तो वो जो www.google.com वो आप लिख रहे होते हैं वो किसी ना किसी सर्वर का एड्रेस होता है। वो आपका इंटरनेट पे रिक्वेस्ट जाती है और वो चेक करता है ये कौन से सर्वर का एड्रेस है, वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है और वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जो भी पड़ी होती है वो आपके पास लोड हो जाती है आपके ब्राउजर में, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये है क्लाइंट और सर्वर। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है मींस क्लाइंट साइड लैंग्वेज। जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ये क्लाइंट साइड है, ये सर्वर पे नहीं होगी इंस्टॉल। ये हम हर किसी के आपके जो सर्वर, आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है, जो आपका वेब ब्राउजर है, उसमें पहले से ही इंस्टॉल होती है HTML और CSS की तरह। जैसे आपने HTML और CSS पढ़ी थी तो वहाँ पे भी आपको अलग से ये लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं करनी पड़ी थी, वहाँ से पहले से वो जावास्क्रिप्ट और CSS और HTML उसमें इंस्टॉल थे। इसी तरह ये जावास्क्रिप्ट भी उसमें पहले से इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कह रहा था कि आपको जो प्रोग्रामिंग के जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि फाउंडेशन है प्रोग्रामिंग की, वो आपको क्लियर करनी चाहिए कि हम किस तरह इसमें कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? Yes, sir. यस सर। जी, और किसी का भी कोई क्वेश्चन And हो so तो you were आप पूछ asking सकते हैं। about the assignment. जी, मैंने आपको आता Sir, जावास्क्रिप्ट के बारे assignment में मैंने पढ़ पढ़ा के है, आइएगा। मैंने पढ़ा है लेकिन मैंने लिखा नहीं है सर। तो पढ़ा है तो इसे ही बता दें। यस सर। सर जावास्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जी
एंड there's a lot of difference between Java and JavaScript, जैसे आपने बताया embedded भी होते हैं, external भी होती है। जी और उसके अलावा JavaScript जो है मेनली यूज होती है वेब पेजेस को हम लोग कैसे रिएक्टिव बना सकते हैं, मतलब अगर हमें किसी को क्लिक करना है तो उस क्लिक के लिए बटन जो यूज होते हैं, मतलब जो भी कि हम लोग जो है क्लिक ना भी करें लेकिन फिर भी वो फंक्शन शो हो या वो कोई मूवमेंट शो हो किसी भी बटन की, तो वो हम जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू देख सकते हैं। जी और जावास्क्रिप्ट काफी इजी है जावा से, दूसरी लैंग्वेजेस से भी। जी। और इसके अलावा किसी ने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के बारे में? अगर कुछ पता है तो आप बता दें, जावास्क्रिप्ट क्या है और किस लिए यूज करते हैं। मैंने आपको कहा था इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये पढ़ के आइएगा। अच्छा, और सर जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्रेंडन ने बनाई थी, ठीक जी है, लेकिन वो जो एक्मा स्टैंडर्ड कोई था, एक स्टैंडर्ड कोई चीज थी, मतलब कोई था एक मतलब टैग टाइप की चीज थी, फिर उसको जो है आपस में इंटीग्रेट किया गया था या पता नहीं मिक्स किया था, आई डोंट नो, लेकिन इसको पहले जो नाम दिया गया था वो एक्मा स्क्रिप्ट बोला जाता था, लेकिन उसके जी बाद फिर ये जावास्क्रिप्ट हो गई थी। जी। उसके बाद फिर सन कॉर्पोरेशन का और इसका आपस में कोई जॉइंट वेंचर हुआ था, जिसके बाद इसको जावास्क्रिप्ट कहा गया। जी। जी इसके अलावा और लोग बताएं, आप खुद ही बताएं, वरना फिर मैं आपको यहाँ से नाम कॉल करूंगा, फिर आपको बताना पड़ेगा। आप खुद ही बता दें, इससे अच्छा है। आप इधर वॉइस पे बताएं, चैट में मैं हर किसी को आंसर नहीं कर सकता। आप इधर वॉइस पे बताएं ताकि सब और लोग भी सुने। जी नेहा, आप इधर वॉइस बोलिए पे सर। बताएं। जी आप बताएं हसन जमील। सर ये मतलब दो सारे क्लाइंट साइड भी लैंग्वेज और सर सर्वर साइड भी लैंग्वेज, और ये सर फास्टली काम करती है, और ये सर इसके नहीं, अंदर जो क्लाइंट साइड और सर। सर्वर साइड नहीं है, ये सिर्फ क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। अच्छा। जी जिस तो सर मतलब इसके अंदर जैसे सर सिंटैक्स होता है, मतलब सर जैसे आप वो लिखते हैं, जैसे सेंटेंस लिखते हैं सर, इसके अंदर सेंटेंस की तरह वो देने पड़ते हैं टैग्स वगैरह। हाँ, नहीं असल में इसमें टैग्स नहीं है, क्योंकि ये HTML के साथ यूज होती है। तो HTML में हमारे पास कुछ टैग्स हैं जिसके थ्रू हम इसको, जैसे CSS को हमने एम्बेडेड यूज किया था तो स्टाइल टैग है। तो स्क्रिप्ट के लिए भी इसके पास वो एक कुछ टैग्स हैं जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, एम्बेडेड भी और इनलाइन भी और एक्सटर्नल भी, CSS की तरह ही। लेकिन ये प्योरली क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ये सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है। ये आपके क्लाइंट के पास ही रन होती है, सर्वर के पास भी हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। तो ये मैंने आपको शुरू में दिखाया भी था कि कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उसका जब हम सोर्स व्यू करते हैं या जब उसको आप इंस्पेक्ट करते हैं तो आपको पूरा कोड नजर आ रहा होता है, HTML का, जावास्क्रिप्ट का और CSS का भी, क्योंकि ये तीनों क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं। तो सर्वर पे पड़ी तो वेबसाइट आपकी सर्वर पे हुई है, लेकिन सर्वर को पता है कि ये मुझे रन नहीं करना, वो आपका कोड एज इट इज क्लाइंट के पास भेज देता है। पर क्लाइंट आपका ब्राउजर है, फिर आपके ब्राउजर में जाके वो रन होती है। तो इसी वजह से आपको उसका HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का कोड किसी भी वेबसाइट का आप जाके देखेंगे तो आपको नजर आएगा। ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्वर से आ रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है, किस तरह यूज किया है। तो जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसे भी हम मींस वेबसाइट जो भी बना रहे हैं, कोई भी वेबसाइट, कोई भी, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है, इसमें कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप काम कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट में हो सकता है। ठीक है। और लेकिन फिर सवाल यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे बहुत सारे तकरीबन 17 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन आप लोग नहीं बात कर रहे, नहीं बता रहे, तो आप कोशिश करें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम डिस्कशन ही कर रहे हैं ज़्यादातर। कल से फिर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। थोड़ा सा आज मैं आपको बता दूंगा, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो बहरहाल इसमें मीन्स जैसे मैं आपको बता रहा था कि मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो काम कर रहे हैं वो इस लैंग्वेज में भी, इस जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हो सकता है। लेकिन ये है क्लाइंट साइड लैंग्वेज, और क्लाइंट साइड लैंग्वेज में ये फर्क भी है कि आपके पास मीन्स अलग से इंस्टॉल नहीं करनी है, आपके ब्राउजर में पहले से इंस्टॉल्ड है, लाइट वेट है, उसकी कोई मीन्स इतनी अलग से कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम अगर सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं तो फिर हम सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ क्यों करें? अगर इसमें सारा कुछ वेबसाइट का आपका इंटरेक्शन हो सकती है, मींस बटन पे क्लिक करना है, क्या होगा, कोई भी फीचर्स जो जावास्क्रिप्ट में, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ कि किसी भी लैंग्वेज में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो हो सकती है, तो फिर हम सर्वर साइड लैंग्वेज क्यों यूज़ करें? फिर सारा कुछ इसी में करें, दूसरी लैंग्वेज यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? आपको कोई वेबसाइट बनानी है वो आप क्लाइंट साइड लैंग्वेज में बना दें, सर्वर साइड में ना बनाएं। क्या ज़रूरत है कि हम इसको, मीन्स क्या वजह है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं और दोनों की अलग अलग ज़रूरत है, दोनों की नीड है? क्या हो सकता है इसका रीज़न? सो कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आपका आवाज बहुत ज्यादा अनक्लियर आ रहा था। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है वो मींस फुली पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो काम आप कर रहे हैं वो आपकी जावास्क्रिप्ट में भी हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर जावास्क्रिप्ट में सब कुछ हो सकता है तो फिर हम सर्वर साइड दूसरी लैंग्वेज क्यों यूज़ करें? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट में हम कोई ना कोई सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो सर्वर साइड लैंग्वेज क्यों यूज़ करें? अगर जावास्क्रिप्ट में सारा काम हो रहा है तो फिर दो अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? और क्या वजह है कि सर्वर साइड कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं तो उसके साथ फिर आपको क्लाइंट साइड भी ये यूज़ करनी पड़ती है और जावास्क्रिप्ट हर जगह यूज़ होती है? इसका रीज़न क्या है? सर ताकि हमारा वेब पे ज्यादा इंटरेक्टिव लगे। हाँ, इंटरेक्टिव तो लगे। सर जी सर वो तो जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिव करेगा। सर मतलब जैसे सर पीएचपी हो गया, सर पीएचपी के वो सर्वर साइड इसलिए सर वो सारा स्टोर करवाती है वहाँ उसका डेटा। जी। और सर वो इसलिए काम आती है कि डेटा वगैरह जो आपका जितना भी है वो सर्वर में स्टोर करवाती है। नहीं, वो स्टोर जावास्क्रिप्ट, मैं कह रहा हूँ ना कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप काम कर सकते हैं वो जावास्क्रिप्ट में हो सकता है। तो पीएचपी में जो डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं वही जावास्क्रिप्ट में भी हम कर सकते हैं। सर एग्जैक्टली तो नहीं पता आंसर, लेकिन आई थिंक ये है कि हर एक लैंग्वेज का अपने अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है, अपना एक स्टैंडर्ड होता है। जी तो पॉसिबल है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब हम लोग उसमें हर चीज़ कर सकते हैं। तो मतलब आगे जाके अगर हमें कुछ चेंजिंग्स वगैरह करनी हो या मॉडिफिकेशंस करनी हो तो वो हम लोग इजीली जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। जी। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में सारा काम जो हम पीएचपी में या किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट में हो सकता है और आगे जाके हम करेंगे भी, ठीक है। जो भी काम हम सर्वर साइड करेंगे वही हम क्लाइंट साइड भी कर सकते हैं। लेकिन कोई सर्वर साइड लैंग्वेज यूज करने का रीजन ये है कि ये क्योंकि क्लाइंट साइड लैंग्वेज है तो ये आपकी क्लाइंट के पीसी में जाके रन होती है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें जावास्क्रिप्ट का जो भी काम किया हुआ है वो एज इट इज कोड आपके पीसी में आ जाता है, फिर आपके ब्राउजर में जाके वो एग्जीक्यूट होता है और उसका जो भी आउटपुट आना होता है वो आपके पास ब्राउजर में आपको नजर आता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने कोई पासवर्ड सेव किए हुए हैं, आपने कोई लॉजिक लगाई हुई है कि यूजर इस तरह का आंसर दे, तो जैसे मैं टेस्ट बनाया था तो टेस्ट में आपके जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं अगर वो भी फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन के आंसर मैच हो रहे थे कि अगर यूजर ऑप्शन बी को सिलेक्ट करे तो बैकएंड पे कोई कंडीशन लगी होगी ना जो कि चेक कर रही थी कि आपने अगर बी को सिलेक्ट किया है और चेक करे कि मैंने भी बी को सही रखा है, अगर दोनों मैच हो रहे हो तो उसको 1 मार्क्स मिल जाए। तो उसकी जो भी बिजनेस लॉजिक है या जो सिक्योरिटी है जो आपने कोड किया हुआ है, जो आपकी इंटरनल जो भी कोडिंग है, अगर वो भी आप क्लाइंट साइड लैंग्वेज में करेंगे तो वो भी जाके आपके क्लाइंट के पीसी में जाके रन होगी, तो वो वहाँ पे व्यू सोर्स करके वो उसको चेक कर सकता है। जो भी क्लाइंट होगा वो आपका उसको व्यू सोर्स करेगा तो उसको जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस का कोड नजर आ जाएगा। तो वहां से वो फिर देख सकते हैं, आपकी मीन सिक्योरिटी नहीं रहेगी आपकी डेटा की। इसलिए फिर हम सर्वर साइड लैंग्वेज यूज करते हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं जो सिक्योर हैं, यूजर का पासवर्ड है, अकाउंट की लॉगिन करते हैं, इस तरह की जो भी चीजें हैं जो कि हम चाहते हैं कि क्लाइंट के पास रिवील ना हो, उसके लिए फिर हम सर्वर साइड लैंग्वेज यूज करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत जैसे बटन पे क्लिक करें तो फॉर्म आ जाए, एक इमेज जो है वो हर सेकंड के बाद चेंज हो जाए, या एक जो गैलरी होती है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट इमेज आ जाए, इस तरह की जो चीजें हैं वो हम क्लाइंट साइड लैंग्वेज, वो भी हम पीएचपी में कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें वो हम क्लाइंट साइड लैंग्वेज में करते हैं। और फिर सर्वर साइड को हमने सिर्फ सिक्योरिटी के लिए या इस तरह की चीजों के लिए हमने रखा हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ये मैंने क्लास में भी आपको एक दिया था कि हम दो लैंग्वेजेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैंने शुरू में एक्सप्लेन भी किया था क्लास में। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ
कि क्लास की हम बात कर रहे हैं, एक जनरल एक एग्जांपल है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड लैंग्वेज को समझने के लिए कि हम दो लैंग्वेजेस क्यों यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ या टेस्ट असाइनमेंट देता हूँ जिसके ऊपर 10 मार्क्स हैं, मैं आपको देता हूँ कि ये आप एक पेपर देता हूँ कि इस पेपर पे आपको 10 क्वेश्चंस हैं, आपको फिल करके आने हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैं कहूँगा कि आपको ये 10 क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि आप इसमें कॉपी कर सकते हैं या घर से आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा कि मैं आपको कहूँगा कि आप इधर आ जाएं क्लास में आके, उधर मेरे सामने आके आप इसको फिल करें। ऐसे ही होगा ना? यस सर। जी। तो मैं आपको कहूंगा कि आप सब इधर आ जाएं पहले, और इधर आकर क्लास में मेरे सामने ही आके फिल करें, ताकि मैं देख सकूं कि आप मतलब कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मींस ये सर्वर साइड मींस उसको मींस अपने सामने मैं साइज करना चाह रहा हूं, ताकि वो क्लाइंट के पास रिवील ना हो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप उधर क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे सर्वर पे मींस मुझ पे थोड़ा सा बर्डन आ जाएगा कि आप अगर 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट इधर आ जाएं, फिर जैसे हमारे पास आप लैब में देख रहे हैं पीसीस का इशू है, बैठने का इशू है, तो सारे लोग इधर मेरे पास आ जाएंगे तो मेरे पास बर्डन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपका जो फॉर्म है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम आपका फिल करना है, आपकी एजुकेशन फिल करनी है, जो मींस कोर्स से रिलेटेड नहीं है लेकिन पर्सनल है, जिसमें मुझे पता है कि इसमें आप कॉपी नहीं कर सकते, ये आप सबको फिल करने हैं। तो फिर मैं आपको इस तरह कह सकता हूँ कि आप जो कुछ क्वेश्चंस जो कि पर्सनल हैं, फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस जो शुरू के हैं जो कि पर्सनल हैं, जो कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो मैं अपना टाइम बचाने के लिए आपको ये कह सकता हूं कि आप जो शुरू वाले 5 क्वेश्चंस हैं वो आप घर से करके आ जाएं। बाकी जो 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें मुझे शक है कि आप कॉपी कर सकते हैं या फिर आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं या फिर मुझे पता नहीं चलेगा आपने कैसे किया है, वो वाले 5 क्वेश्चंस आप इधर आके करें। तो इससे ये होगा कि मेरे पास आधी आपकी जो मीन्स 50% जो है मेरा बर्डन भी कम हो जाएगा, और मेरा जो डेटा है वो भी सिक्योर रहेगा। तो इसी तरह हम क्लाइंट और सर्वर साइड लैंग्वेजेस को इस तरह यूज करते हैं कि छोटे छोटे जो टास्क हैं, जैसे 2 नंबर्स को ऐड करना है, किसी बटन पे क्लिक करें तो इमेज बड़ी हो जाए, किसी बटन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट इमेज आ जाए, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो फिर हम क्लाइंट साइड लैंग्वेज में करते हैं। लेकिन जहाँ पे हम यूजर के पासवर्ड्स को मैनेज कर रहे होते हैं, यूजर की डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं, तो वहां पे फिर हम सर्वर साइड लैंग्वेज यूज करते हैं, ताकि वो क्लाइंट को पता ना चले कि हमने क्या किया है। सर्वर साइड लैंग्वेज में ये होता है कि जब हम वेबसाइट्स बनाएंगे सर्वर साइड लैंग्वेज में, तो वो आपकी सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होगी, सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी, जो उसका आउटपुट होगा वो आपका आउटपुट सर्वर क्लाइंट के पास भेजेगा, और क्लाइंट के पास जाके हम उसको रन होगी। लेकिन क्लाइंट साइड लैंग्वेज अगर आपने यूज की है, तो वहां पे जो भी आपका कोड आपने क्लाइंट साइड लैंग्वेज में किया है, जो भी कोड आपने किया होगा, वो सारा का सारा सर्वर उसको एज इट इज क्लाइंट के पास भेज देगा, और क्लाइंट में जाके आपको वो नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये फर्क है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और यही रीजन है जिसकी वजह से हमें दोनों यूज करने की जरूरत पड़ती है। या तो हम दोनों यूज ना करें, ऐसे भी हो सकता है कि हम क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज ही ना करें, सिर्फ सर्वर साइड, फिर हम ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना, फिर हम अगर सिक्योर नहीं है, अगर क्लाइंट के पास जाके एग्जीक्यूट होती है, तो हम यूज क्यों करें, हम यूज ही ना करें, सारा कुछ हम सर्वर साइड में करें, जावास्क्रिप्ट यूज ही नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट बिल्कुल यूज ना करें, मीन्स क्लाइंट साइड लैंग्वेज यूज ही ना करें, वो सारा कुछ हम अपनी जो सर्वर साइड लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में करें, पीएचपी या जो भी आप यूज करें उसमें, ठीक है। उस सिचुएशन में फिर ये हो सकता है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फिर सर्वर पे बर्डन बढ़ जाएगा, जो भी आपका काम है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे इमेजेस चेंज हो रही हैं तो वो भी आपका सर्वर कर रहा है, फॉर एग्जांपल बटन पे क्लिक, बटन का कलर चेंज करना है तो वो भी आपका आप पीएचपी के थ्रू कर रहे हैं, तो वो फिर आपका सर्वर का बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी सर्वर के थोड़े से बर्डन को कम करने के लिए हमारे पास एक फैसिलिटी है, तो उसको हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो रिवील हो रहा है, या जो हमारी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं रहती, तो वो काम हम सर्वर पे ही करते हैं, बाकी सारी चीजें हम भेज देते हैं कि जाके क्लाइंट के पास खुद ही रन हो, ठीक है। क्लियर है ये अब? सर जी। सर पीएचपी क्या है? पीएचपी यस सर। पीएचपी सर्वर सर ऐसा साइड कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे। पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका फुल फॉर्म है पीएचपी। ये पीएचपी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होती है, ओपन सोर्स है, फ्री है, और आप इसकी स्टैटिस्टिक्स आप गूगल पे जाके देखें, पीएचपी लिखें और देखें कि उसकी कितनी % दुनिया में वेबसाइट्स हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा मीन्स इस पे जॉब्स हैं, बहुत सारा इस पे काम है। जैसे मैं आपको बार बार इस पे कहता रहता हूँ कि आप काम ऑनलाइन काम करना आप स्टार्ट कर दें, तो बहुत सारा इस पे काम मिल सकता है। और अगर आप जॉब भी देखें तो इसमें बहुत सारी जॉब्स होती हैं दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में। तो पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है।
जी, इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन हो? नो सर। अच्छा, इसको जावास्क्रिप्ट को मैं आपको इसकी स्लाइड्स दे दूंगा। हम ऐसे करेंगे कि मैं आपको स्लाइड्स दे दूंगा ग्रुप पे, आप उस स्लाइड्स को पढ़िएगा और फिर उसके बाद फिर आप मींस जो भी क्वेश्चन हो फिर आप नेक्स्ट में पढ़ सकते, नेक्स्ट लेक्चर में वो पूछ सकते हैं कि ये क्या है या किस तरह था। प्रैक्टिकल भी आके मैं आप प्रैक्टिकली जो भी होगा सर वो मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। जी, सर आपने पीएचपी की फुल फॉर्म क्या बताइए? PHP की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। सर ये शुरू में पी क्यों आ रहा है इसमें? शुरू में पी इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ ऐसे आपके पास ये नॉइस आ रहा है। आप माइक अपना बंद कर दें, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। जी, तो इसमें शुरू में पी इसलिए आ रहा है क्योंकि PHP का जो पुराना नाम था वो था पर्सनल होम पेज। जब ये PHP लैंग्वेज बनाई गई थी तो उसका नाम था पर्सनल होम पेज। फिर आगे जाके सिर्फ क्योंकि वो सिर्फ पर्सनल होम पेज एक वेब पेज बनाने के लिए बनाई गई थी, जैसे हम HTML में बनाते हैं ना, इसी तरह सिर्फ वो इसमें एक वेब पेज बनता था, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। फिर इसमें कुछ और फीचर्स ऐड हुए। अब इसमें सारी जो भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, जो भी प्रोसेसिंग है, वो हम PHP में करते हैं या कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ होम पेज के लिए नहीं है, अब इसमें पूरी पूरी एप्लीकेशंस बनती हैं। सारा जो भी आप आपने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो आपने फेसबुक PHP में बनी हुई है, और भी कुछ वेबसाइट्स आपने देखी होंगी वो सारी PHP में बनी हुई हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी PHP में बनती हैं। जो भी प्रोसेसिंग है वो PHP में हो सकती है। तो पहले क्योंकि इसका नाम पर्सनल होम पेज था, फिर अब सिर्फ पर्सनल होम पेज के लिए नहीं है, इसमें सारा प्रोसेसिंग जो भी होता है वो सब कुछ इसमें हो सकती है। तो इसका नाम चेंज हो गया प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट, लेकिन वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर सॉरी। तो HPP वो बन रहा था, तो उसका पुराना नाम PHP था, पर्सनल होम पेज PHP। तो उसी नाम उसका सेम रखने के लिए उसको चेंज कर दिया। कुछ ऐसे इसको कहते हैं इंग्लिश में रिकर्सिव एक्रोनियम्स। ठीक है, हम एक वो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना उसको सही बनाने के लिए फिर हम उसको उसके जो एब्रीविएशंस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ताकि वो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो सेम रहे, मतलब भले ही उसका कुछ और हो। या आप देखिएगा इंग्लिश में होता है रिकर्सिव एक्रोनियम्स इसको कहते हैं। तो उसका जो फुल फॉर्म है, अभी पहले पर्सनल होम पेज था, अभी है उसका हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, लेकिन उसको कहते हैं हम PHP ही हैं क्योंकि उसका पहला नाम जो है वो पर्सनल होम पेज था। थैंक यू सर। जी, सर PHP को रिकर्सिव एक्रोनिम इसलिए भी कहते हैं ना क्योंकि वो खुद को रिपीट, अपना कोड जो है बार बार रिपीट करती है, नहीं, रिकर्सिव सेल्फ एक्रोनियम रिपीटिंग होती है। PHP को नहीं कहते। रिकर्सिव एक्रोनियम्स इसको कहते हैं कि जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म को जो एब्रीविएशन है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ताकि वो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सुपार को सुना होगा, पाकिस्तान की एक एजेंसी है जो कि स्पेस वगैरह की इसको डील करती है, सुपार को। तो उसका भी जो फुल फॉर्म है वो P से स्टार्ट होता है, पाकिस्तान अपर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसी तरह वो PU इस तरह बनता है, लेकिन उन्होंने चेंज किया हुआ है सुपार को SUPARCO किया हुआ है। तो इसको कहते हैं रिकर्सिव एक्रोनियम्स। मीन्स हम उसको चेंज कर देते हैं, अपने जो एब्रीविएशन है उसको चेंज कर देते हैं ताकि जो शॉर्ट फॉर्म है वो अच्छा लगे या याद करने में ईजी रहे। तो वो इंग्लिश का टर्म है, वो PHP का नहीं है रिकर्सिव एक्रोनियम। लेकिन PHP को हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसलिए कहते हैं। हाइपरटेक्स्ट तो वही HTML वाला कि मीन्स हम लिंक कर सकते हैं, और प्री प्रोसेसर मीन्स उसमें PHP जो है वो फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है, सारे उसके फंक्शंस बने हुए हैं, पहले से प्रोसेस किए हुए हैं, वो सिर्फ हम फंक्शंस यूज करेंगे और अपना काम करेंगे। इसीलिए उसको प्री प्रोसेसर कहते हैं कि पहले से वो प्रोसेस हुए वो फंक्शंस पड़े हुए हैं, उसको हम यूज करेंगे सिर्फ। लेकिन PHP मीन्स आज का टॉपिक नहीं है, आज हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे थे और थोड़ा सा इसको ऑनलाइन देख रहे थे कि कितने लोग आ सकते हैं और किस तरह इसको हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको पता है, ये मीन्स हमारी गलती नहीं है, ये पूरी दुनिया इस वक्त इससे उलझ रही है। ये ग्लोबल पेंडेमिक है, हर कोई ऑनलाइन कर रहा है। हमारी तो ये छोटी सी क्लास है और हमारी मीन्स हमारा काम भी वेब डेवलपमेंट से है, तो ये तो इजीली ऑनलाइन हो सकती है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जाहिर है कुछ लोगों को ऑनलाइन समझ नहीं आता, फिजिकल ही ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि हम प्रैक्टिकली और लाइव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ लोगों को ज़्यादा ईजी लगता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम 1 वीक के अंदर अंदर अगर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो वापस फिजिकल चले जाएंगे। वरना फिर हम, क्योंकि दूसरे जो आपने देखा होगा इसी प्रोग्राम में दूसरे जो क्लासेस हैं उधर जिनका फील्ड वर्क है, तो वो लोग तो ऑनलाइन नहीं कर सकते क्योंकि उधर उनको फील्ड में काम करना होता है, वो आर्ट जो भी बना रहे होते हैं उनको उधर ही करना होता है। हमारे पास ये है कि हम ऑनलाइन इसको इजीली कर सकते हैं।
तो ये सिर्फ मैं देखना चाह रहा था कि ऑनलाइन कितने लोग आ सकते हैं और किस तरह हम इसको मैनेज कर लेंगे। तो आज हम उसको यहाँ यहीं पे एंड करते हैं, और कल के लिए टाइमिंग जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास यही स्लॉट है, एक तो 2 to 3, लेकिन 1 आवर में क्योंकि नहीं हो सकता कवर, हमारे पास कम से कम 2-2.5 घंटे हमें चाहिए, या कम से कम 3 घंटे चाहिए। तो फिर 3:30 के बाद मेरे पास है टाइम, तो 3:30 के बाद हम रख लेंगे अगर सब किसी को कोई इशू नहीं है तो। ये फिर हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, तो फिर कल से फिर हम इसको 3:30 स्टार्ट करेंगे। सर एक क्वेश्चन था। थैंक यू। श्योर सर। जी हाँ जी, ताहिर बोलें क्या क्वेश्चन था? सर जी मैंने कहा कि ठीक है, कल हम 3:30 से ना कर लेंगे। जी नहीं 3:30 सर, हमारे पास लाइट चली जाती है। जी ये 2 ही सही, 2 ठीक है। ये टाइम सही है सर। ये टाइम, लेकिन इसमें चलें देखते हैं अगर मेरा दूसरी एक थोड़े से, क्योंकि थोड़ा रमजान का इशू है इसकी वजह से हो रहा है, आगे फिर इशू नहीं होगा, लेकिन उसको टाइम वाले को करते हैं हैंडल। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। जी। सर जैसे ये PHP क्लाइंट साइड वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, जी जी तो इसमें ये ज़रूरी है कि PHP में बैक एंड में ये काम किया जाएगा? PHP बैकएंड की लैंग्वेज है, PHP फ्रंट एंड पे बैकएंड यूज की नहीं लैंग्वेज होती, है बैकएंड के ही लैंग्वेज है। बैकएंड सर, के मतलब सर जितने भी मतलब ये सर्वर साइड लैंग्वेज होती हैं सारी बैकएंड पर यूज होती हैं। जी ये पूछना बैकएंड चाह के रहे लिए थे हम। यूज होती हैं, बैकएंड के लिए यूज होती हैं, क्योंकि फ्रंट एंड पे मैंने आपको बताया, फ्रंट एंड पे ये 3 लैंग्वेजेस ही हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी में आप काम करें, फ्रंट एंड पे हमेशा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीजें ही होंगी। ठीक है, अगर आपको ये तीनों चीजें फुली आती हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलपर कहलाएंगे। ठीक है, बैकएंड डेवलपर के लिए आपको कोई ना कोई बैकएंड की लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर बैकएंड में फिर आपके पास डेटाबेस भी आ जाता है, फिर डेटाबेस उस लैंग्वेज से अलग है, फिर आपको वो डेटाबेस भी आना चाहिए। इस तरह मीन्स वो बैकएंड डेवलपर के लिए आपको फिर बैकएंड की टेक्नोलॉजीज जो है वो आनी चाहिए। फ्रंट एंड के लिए आपको 3 चीजें ये आनी चाहिए। फ्रंट एंड के लिए HTML CSS एंड कौन सी दूसरी? जावास्क्रिप्ट JavaScript। जी, क्योंकि HTML CSS आपने देखा है कि हमने वेब पेजेस बनाए हैं, लेकिन वो इतने इंटरेक्टिव नहीं है। सिंपल सा एक हमने जो भी लेआउट्स बनाए हैं बिल्कुल सिंपल बनाए हैं, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा कि मींस कोई इमेजेस आप किसी टाइम के बाद खुद ही, जैसे स्लाइडर होता है वेबसाइट्स पे जो कि इमेजेस चेंज हो रही होती हैं, या फिर आप गैलरी बनाते हैं, गैलरी पे क्लिक करें तो वो एक पॉपअप आ जाए, वहाँ पे इमेज आ जाए, फिर नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट इमेज चेंज हो। इस तरह की जो इंटरेक्शन होती है आपकी वेब पेज पे या वेबसाइट्स पे, तो वो सारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है, तो वो भी फ्रंट एंड डेवलपर को आनी चाहिए। तो ये 3 चीजें मिलकर फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहलाती हैं। तो अगर आपको ये 3 चीजें आ जाती हैं, आपको PHP वो चीजें नहीं सीखनी है, आप कहते हैं कि मुझे फ्रंट एंड पे ही काम करना है, मुझे सिर्फ ये चीजें बनानी ही है, तो आप यहाँ से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों चीजें आती हैं, फ्रंट एंड भी आती है, डेवलपमेंट बैक एंड भी आती है, तो फिर ये फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है कि आप मींस दोनों काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड का भी कर सकते हैं, बैक एंड का भी कर सकते हैं। तो उसमें जाहिर है आपके सर चांसेस भी ज्यादा हैं, आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, आपकी अर्निंग के चांसेस ज्यादा हैं। जी सर बैकएंड लैंग्वेज कौन कौन सी है? बैकएंड लैंग्वेज बहुत सारी हैं, बैकएंड की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि मेजर हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। वो PHP है जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, फिर ASP है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों की लैंग्वेज है, फिर JSP है जो कि जावा वालों की लैंग्वेज है। ये 3 मेजरली यूज़ होती हैं वेबसाइट्स के लिए। और सर ये मतलब कि सारी, मतलब ये तो नहीं है ना सर, जैसे PHP पाइथन ये सारी मिलके एक वेबसाइट बना रही हूँ, जी या सिर्फ PHP बना सकती है सब? सिर्फ मतलब PHP में मैंने आपको बताया ना कि PHP में और बैकएंड सर ये पूछ रहे हैं कि और बैकएंड लैंग्वेज की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना नहीं उनके नहीं अंदर नहीं, मजीद? कोई भी एक बैकएंड लैंग्वेज हम पिक करेंगे और उस पर हम काम करेंगे। जैसे सर अगर एक पे कमांड हासिल कर लें तो बस फिर दूसरी की जरूरत नहीं है? हाँ, दूसरी जैसे की अगर जरूरत नहीं है, PHP पे दूसरी कमांड की आ जाए जरूरत तो? नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ जाता है जो कि किसी दूसरी लैंग्वेज में बना हुआ है, आपके पास कोई रिक्वेस्ट आ जाती है, कोई क्लाइंट आपको कहता है कि ये वेबसाइट मेरी बनी हुई है लेकिन ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ASP में बनी हुई है, तो फिर अगर या तो आप उसको कह देंगे कि मुझे ASP नहीं आती, मुझे नहीं करना काम, या फिर अगर आपको PHP, मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप क्लियर कर लें, फिर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लें, वो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपको एक पे एक लैंग्वेज बहुत अच्छी मीन्स आती है, तो फिर आप दूसरी लैंग्वेज को भी चेक करके उसको देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए हर जगह पे कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे।
ठीक है सर। लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तकरीबन 10-12 साल से मैं PHP पे ही काम कर रहा हूँ। मुझे दूसरी लैंग्वेजेस भी आती हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता उस चीज़ों में। मुझे इसमें ही काम मिलता है तो मैं इसी पे ही काम कर रहा हूँ। दूसरी लैंग्वेज का आता है तो फिर मेरी टीम है, मेरे दोस्त हैं जो उस लैंग्वेज में काम करते हैं, फिर मैं उसको वो ट्रांसफर कर देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, ये आप कर लें, या ये वेबसाइट है, ये आप कर लें, इस तरह। क्योंकि अगर आप एक ही तरह की 2-3 चीज़ें आप कवर करेंगे तो फिर हर किसी को आप नहीं कर सकते ना हैंडल, तो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। इसी तरह आप एक पे ही फोकस करें और उसी पे ही मीन्स आप अपना करियर या जो भी आप कह रहे हैं आप उसी पे बनाएं। सर बस सर यही पूछ रहा था। थैंक यू सर। जी जी, चलें तो इसको आज हम यहीं पे एंड करते हैं और कल फिर हम इसको प्रॉपर्ली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल आप जावास्क्रिप्ट के बारे में सब पढ़ के आइएगा। आज सिर्फ 2 लोगों ने ही बताया है, बाकी भी इसको पढ़ के आइएगा और फिर कल इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे। और स्लाइड्स वगैरह में उस पर पहले आप पढ़ के आएँ, फिर मैं आपको स्लाइड्स भी दूंगा जिसमें अंदर उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखी हुई है। सर अटेंडेंस का क्या सेटअप है इसमें? जी अटेंडेंस आपकी वो नोट सर हो खुद गई ही है। लगा लेंगे रिकॉर्ड। जी ओके सर। हाँ ठीक है। और इसको जो ऑनलाइन क्लास है इसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे, फिर अटेंडेंस रिकॉर्डिंग। लिखने के लिए जी अटेंडेंस आपकी लग गई है। जी सर। सर मालूम है सर रिकॉर्ड है। जी ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आगे भी हम जब वो ऑनलाइन क्लास करेंगे तो उसको हम रिकॉर्ड करके फिर ग्रुप में वो वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो अगर किसी स्टूडेंट का मिस हो जाता है या फिर कोई बाद में उसको देखना चाहे तो आप देख सकते हैं वो फिर। यस थैंक यू सर। सर रमजान में ऑनलाइन ही सही है। हाँ ये देखते हैं। सही रहेगा। नो सर। सर ये ठीक है। नो सर। जी वो उसको देखते हैं, एज एक्सपेरिमेंट इसको कर रहे हैं, 2-3 दिन इसको देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट आते हैं, वरना फिर देखते हैं क्या करना है। फिलहाल तो इसको ऑनलाइन ही सर एक हफ्ते ऑनलाइन में बहुत मुश्किल से समझ में आता है। ऑनलाइन समझने वाला होना चाहिए। ठीक है सर आप ठीक है। इसको आज एंड करते हैं इधर। थैंक यू वेरी मच आप सबके लिए, टाइम के लिए। और कल से फिर इसको हम देखेंगे। आपका भी थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। आप लीव कर सकते हैं सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।